प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम यहाँ पर जो आयोग ने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर तो स्टैटिक क्वेश्चन पूछे हैं, हम वो भी साथ साथ कवर करते चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि काम करंट करंट अफेयर कर लो, आपको उसका स्टैटिक पोर्शन के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। और मैं बीच बीच में आपको इकोनॉमिक सर्वे भी कराता चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको सेंसस भी करा रहा हूँ। सेंसस का मैंने शायद 3-4 वीडियो डाली हुई हैं, तो आपको और पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कराएं कि सेंसस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग। तो देखिए ये 2023 का क्वेश्चन था, ये जो आयोग ने पूछा था कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था। अब यहाँ पर देखिए इसने क्रोनोलॉजी अरेंज करने के इंटरनेशनल ग्रुप एस्टैब्लिश फ्रॉम द ऑर्डर। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो आपको हो सकता है एक ग्रुप के बारे में पता हो, लेकिन कब फॉर्म हुआ था, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं वो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे सारे कवर करेंगे। और बस ये मैंने एक सैंपल दिखाया आपको किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, तो एससीओ भी हम कंप्लीट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनएसजी का, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। देखिए एनएसजी कब बना, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए ये जो ग्रुप है एनएसजी, ये इंडिया के, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 के अंदर, तब ये ग्रुप बना। और ये जो टेस्ट 1974 के अंदर हुआ था, उस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी जी जो थी वो काफी मतलब एक बहुत ही बहादुर लेडी थी। मतलब इतनी अच्छी प्राइम मिनिस्टर शायद कोई आए इतना डेयरिंग काम करे, तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। अब देखिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे और भी ग्रुप पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कहा, ये जो ग्रुप बना था, इंडिया ने 2 बार न्यूक्लियर जो वेपन है उनकी टेस्टिंग की है। तो वो देखते हैं हम। एक बार तो की थी 1974 के अंदर, तो ये राजस्थान के अंदर की थी। और ये पोखरण एक वहां पर जगह है, तो इसको पोखरण 1 बोला जाता है। पहली बार टेस्ट किया था पोखरण 1। और ये जो ऑपरेशन का नाम दिया था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। और फिर दूसरी बात याद रखना है यहाँ पर, और ये फ्यूजन टाइप बॉम्ब यूज किया था यहाँ पर। मतलब जो फ्यूजन टाइप के जो बॉम्ब होते हैं उनका यहाँ पर टेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद में दूसरा हुआ 1998, तो ये अटल जी के अंडर हुआ था। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो ये पोखरण सेकंड, क्योंकि ये पोखरण में सेकंड बार हुआ था, इसको पोखरण सेकंड बोला जाता है। और ऑपरेशन शक्ति भी नाम दिया गया था इसका। इस सीरीज में 5 जो न्यूक्लियर वेपन थे उनको, उनका जो टेस्ट है उनका टेस्ट कंडक्ट कराया गया। अब उनके बारे में देख लेते हैं कि मतलब ऐसे तो ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है कि क्रोनोलॉजी कुछ कुछ दे दे, कुछ ना कुछ। तो ये 5 जो बॉम्ब थे, इसमें से एक बॉम्ब फ्यूजन था। और जो बाकी थे बॉम्ब वो कैसे थे, वो फ्यूजन बॉम्ब थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रख लेना। मतलब 5 बॉम्ब थे, 5 में से एक तो फ्यूजन था, बाकी 4 जो थे वो फ्यूजन वाले बॉम्ब थे। सॉरी, एक एक फ्यूजन था और बाकी फ्यूजन वाले बॉम्ब थे 4। तो 2 बार ये टेस्ट हुआ था, 2 श्रेणी में। एक तो हुआ था 11 मई 1998 को, एक हुआ था 13 मई 1998 को। और पहले बॉम्ब का नाम शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4, शक्ति 5 रखे गए थे। तो यहाँ पर, और इसका जो पूरा ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो ऑपरेशन शक्ति पोखरण में हुआ था। पोखरण तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कब। फिर उसके बाद में एनएसजी बना। तो फिर पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया, यार इंडिया तो बम फोड़ रहा है, तो एनएसजी बनना चाहिए। तो उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया 19 मई ये 1974 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एनएसजी का निर्माण हुआ है, जो बनाई गई है, वो क्या इंडिया ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था उसके बाद इसका वो हुआ था। और इंडिया इसका जो है एनएसजी का ग्रुप में, इस एनएसजी का मेंबर नहीं है, याद रखना। इंडिया को इसकी जो है मेंबरशिप नहीं मिली हुई, क्योंकि इसकी मेंबरशिप बड़ी कंट्रोवर्शियल मेंबरशिप है। तो इसकी मेंबरशिप जो है इंडिया को नहीं मिली हुई। और ये करता क्या है, देखिए इसका जो काम होता है, जो मटेरियल होता है या इक्विपमेंट होते हैं या टेक्नोलॉजी होती है, उसको कंट्रोल करता है। कहीं ऐसा ना, जैसे ईरान इस टाइम न्यूक्लियर मेंबर बनना चाह रहा है, मतलब वो टेस्ट करना चाहता है कि उसके बाद भी न्यूक्लियर वेपन हो, तो उसकी जो, उसके पास कोई मटेरियल नहीं जाना चाहिए, उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं जाना चाहिए, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानी चाहिए। तो ये सब रोक कर रखते हैं कि भाई अगर चला गया तो फिर वो वहां पर त्राही त्राही मचा देगा। अब जैसे
चाइना से टेक्नोलॉजी कहाँ ट्रांसफर हुई थी? चाइना से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई और जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी, ऐसा बोलते हैं कि चाइना ने या रशिया ने हेल्प की है नॉर्थ कोरिया की, और जापान उसमें पाकिस्तान में भी कहीं से वो चुरा के उनके साइंटिस्ट आए थे। तो ये इसीलिए ये सारी चीजें बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि अगर किसी भी वजह से इन्होंने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना दिए तो फिर तो बहुत ज्यादा, और ये किसी अनऑथोराइज एक्टर के हाथ में पड़ गया तो फिर तो और ज्यादा तबाही हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब उसके बाद में हमारे पास दूसरा ग्रुप बनता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है, इंडिया मेंबर है, और ये 2018 में बना था। 18 में इंडिया इसका मेंबर बना था। ये ग्रुप बना कब था? ये 1988 में बना था। ये भी जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है उसको, उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। जैसे देखिए क्या हुआ था कि 19 1994 के 1995 में बना था। 1994 में ये हुआ था। देखिए ये 1995 में बना था, और 1994 क्यों बना था? क्योंकि 1994 के अंदर इराक में केमिकल वेपन यूज किए थे। तो ये क्या काम करता है कि भाई किसी भी कहीं जहां भी वॉर चल रहा हो वहां पर केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन यूज ना हो, ये इसके लिए उसको रोकने के लिए, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन रोकने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसलिए इस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल, आई थिंक MTCR बना। तो MTCR कब बना? देखिए ये जो बनाया था 1987 में, 2 साल के बाद। ठीक है, जब ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बना 1985 के अंदर, ठीक उसके 2 साल के बाद ये MTCR, तो जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल है जी, नाम में ही इसके मिसाइल लगाओ, तो ये जो मिसाइल से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है और जो गुड्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, कि किसी भी कोई भी बंदा पता लगे उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और किसी दूसरी कंट्री पर, क्योंकि देखो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बनाना और प्लस उसको किसी जगह गिराना, ये दोनों टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसको ले जाने वाला सामान भी आपके पास होना चाहिए। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रनिंग यही है कि आप कोई भी ऐसा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना बनाकर, मतलब कोई ऐसा आपने वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन आपने ना बनाया हो और कहीं किसी दूसरी कंट्री में ना डाला हो। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम बनाया गया था। अब देखिए क्रोनोलॉजिकली पूछा है तो, और इंडिया इसका मेंबर है, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में बासिनार अरेंजमेंट, तो ये कब बना? देखिए ये 1996 में बना था। अभी हाल ही, मतलब 1996 की बात है, हाल ही की बात नहीं। इंडिया 2017 में इसका मेंबर बना है। बहुत ज्यादा ये जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चारों के पैसे तो चारों के चारों ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका काम भी यही होता है कि जो कन्वेंशनल वेपन जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई वहां से कितने वेपन वहां जा रहे हैं। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड के साथ। पता लगे किसी ने इलीगली वेपन की सप्लाई कर दी तो फिर वो बहुत गलत होता है, और वो वेपन किसी भी अनऑथोराइज एक्टर के हाथ में चले गए तो फिर तो वो अपनी मनमानी करेगा। अब हम G20 के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। G20 पढ़ना बहुत जरूरी, हॉट टॉपिक हो, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। और 2024 में एग्जाम होगा जून में आयोग के द्वारा, वो हो सकता है इसमें आए इसमें सर, क्योंकि 2000 देखो बहुत जरूरी है ये। तो पहले हम G20 कैसा बना उसके बारे में देखते हैं कि भाई G20 बना कैसे। देखो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, प्रॉपर्टी सारी चीजों की, मतलब बहुत ज्यादा टूटी फूटी पड़ी थी, सारी इकोनॉमी बर्बाद पड़ी थी। तो सारी इकोनॉमी को रिकवर करना था। तो जब इकोनॉमी अलग से एक ग्रुप बनाए गए थे, तो उसके बाद में क्या हुआ, जब इकोनॉमी को रिकवर करना था तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो उसका सेंटर है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में शिफ्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो मतलब जितना भी प्रोडक्शन वगैरह होता था वो सारा का सारा ये अमेरिका या फिर यूरोप की कंट्रियों में होता था। फिर 1974 के अंदर 1974 के अंदर ये होता है कि ये जो 7 कंट्री हैं, कौन कौन सी, इनको बोला जाता है। देखिए देखो याद रख लेना, यूएस से यूके, यूएस से जहां जाता है वहां यूके जाता है, और यूएस से जहां जाता है कनाडा वहां जाता है। तो 3 तो साथ साथ चलते हैं। फिर जापान भी इनके पीछे पीछे हो लेता है यूएसए के, क्योंकि यूएसए की सिक्योरिटी जो जापान की सिक्योरिटी यूएसए के हाथ में है, और फ्रांस, फिर जर्मनी। तो ये 7 ग्रुप मिले 1974 के अंदर, और इन्होंने इनका जो ये ग्रुप था इसको बोला जाता है रिच मैंस क्लब्स। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रियां डेवलप कंट्रियां, बहुत पैसा है इनके पास में। तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई अमीरों का ग्रुप बना है ये। तो G7 ग्रुप बना उस टाइम पर 1974 के अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट करना था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। अब क्या होता है कि क्योंकि
जो सेंटर था ग्लोबल इकोनॉमी का वो यूरोप और अमेरिका के अंदर होता है। तो 1991 के अंदर क्या होता है, 1919 के अंदर ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो वर्ल्ड था, जो दूसरी कंट्रियां थी, वो अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोल रही थी, कंपनियां यहाँ पर आए, इन्वेस्ट करें, तो ग्लोबलाइजेशन आता है। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आया तो उसका जो असर है, उसका जो फायदा है, वो एशिया में ज्यादा देखने के लिए मिला। तो उससे क्या हुआ कि जो इकोनॉमी थी वो यूरोप से एशिया में शिफ्ट हो गई, और जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया, इनको बहुत फायदा हुआ। ठीक है, इनको मतलब यहाँ पर काफी ये जो चाइना इतना अमीर हुआ था, तो 1991 के बाद बहुत ज्यादा अमीर हुआ है, बहुत ज्यादा ही तेजी गति से इसकी जो जो जीडीपी बढ़ी है। उसके बाद में क्या हुआ, 90s में हुआ क्या, कि चार इकोनॉमी, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया, इनकी इकोनॉमी बहुत तेज ग्रो कर रही थी, बहुत ज्यादा तेज ग्रो। तो इनकी इकोनॉमी ये एशियन टाइगर्स, जैसे टाइगर्स होता है लंबी छलांग लगाता है, ऐसे ही इनकी इकोनॉमी बहुत लंबी छलांग लगानी थी। तो 90s में इनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उछाल आ रहा था, मतलब जो जीडीपी थी डबल डिजिट से ग्रो कर रही थी इनकी। लेकिन हुआ क्या, 1997 में क्या है कि इनकी इकोनॉमी को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, इनकी इकोनॉमी 1997 के अंदर। तो इनकी इकोनॉमी जो है, जो एशियन टाइगर्स है, इनकी इकोनॉमी चरमरा गई, बहुत बुरी तरह से चरमरा गई, और उसका असर अमेरिका और यूरोप में भी देखने के लिए मिला। तो अब इन सारी चीज को देखते हुए कि भाई नाइट, क्योंकि देखो अगर इकोनॉमी का एक जगह से दूसरी जगह पर असर पड़ता है तो मतलब सभी लीडर इकट्ठा होते हैं जहां जहां उसका असर होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। अगर एक जगह कहीं जैसे कोविड हुआ था, चाइना से निकला तो पूरे वर्ल्ड में उसका असर हुआ। तो ऐसा नहीं कि चाइना को या फिर एक ही कंट्री को चिंता करने की जरूरत है, पूरे वर्ल्ड को करने की जरूरत होती है उसके बारे में चिंता। तो फिर G7, ये जो 7 कंट्रियां थी, ये 1999 में बर्लिन में मिलती हैं, जर्मनी का एक शहर है, और ये सेंट्रल बैंक कंट्रियों के सेंट्रल बैंक और इनके फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि ये जो कंट्रियां शुरू में मिलती थी, मतलब ये जो G7 थे, इनके सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर जर्मनी में मिले। और इन्होंने जर्मनी में, जब ये जो 7 कंट्रियां थी और इनके जो सेंट्रल बैंक थे, मोस्टली पहले यही मिलते थे, लीडर बाद में आते थे। और ये जो G7 कंट्री थी, इन्होंने जो अच्छी इकोनॉमी थी वर्ल्ड की, उनको इनवाइट किया यहाँ पर, उनके सेंट्रल बैंक और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको इनवाइट किया यहाँ पर बर्लिन के अंदर, जर्मनी के अंदर। तो ये जो सभी लोग इकट्ठा हुए, ये 20 देशों के लोग थे, तो इसीलिए इनको G20 बोला जाता है, क्योंकि देखो ये 19 तो कंट्रियां हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब देखिए, अभी अभी आगे बढ़ेंगे हम कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब प्राइम क्राइसिस आ जाते हैं 2007 से 8, सब प्राइम क्राइसिस आ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो ये हुआ कि जो यूरोप का बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया, और उसका असर दुनिया भर में देखने के लिए मिला। तो फिर क्या हुआ, 2008 से लेकर ये जो जो देश थे, ये इनके जो लीडर थे और जो बैंक वाले थे, मतलब जो इनके बैंक के गवर्नर होते थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, इन्होंने देखा कि यार अब जो मीटिंग को, अब जो है हमको एक बार मिलना चाहिए, मतलब एक साल में 2 बार मिलना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन को हम अच्छे से मॉनिटर कर सके। तो ये क्या काम करते थे, 2008 से लेकर 2011 तक एक साल में 2 बार मिलते थे, क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा खतरनाक थे। और फिर जब फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़े ठीक हुए, तो 2011 के बाद ये एक साल में एक ही बार मिलते थे। ये कौन कौन से देश हैं जो G20 की कैटेगरी में आते हैं, देखिए आप इनको यहाँ देख लेना। और ये साउथ अफ्रीका, इंडिया के पास G20 की जो लीडरशिप थी वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर और 2023 तक रही, और उसी के अंदर इंडिया ने साउथ ये साउथ अफ्रीका, सॉरी, जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन को जो मेंबरशिप दिलवाई है। तो ये बात याद रखना यहाँ पर। तो पहले 19 कंट्रियां होती थी और यूरोपियन यूनियन था, अब एक अफ्रीकन यूनियन ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो है, ये बात याद करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से G20 का निर्माण हुआ, और इसकी जो मीटिंग होती है अलग अलग शहरों में, जैसे इंडिया से पहले थी इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया से भाई इंडिया के पास, और अब ब्राजील के पास है। तो इंडिया के पास ये जो इंडिया इसको प्रिसाइड कर रहा था, तो इंडिया ने थीम रखी थी, उस थीम पे क्वेश्चन पूछा था। इंडिया के पास जो मेंबरशिप थी, इसकी जो प्रेसिडेंसी थी, उसकी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम।
तो ये जो थीम है कहाँ से ली गई है, अगर इसको इंग्लिश में बोले, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये एक संस्कृत का जो टेक्स्ट है, महाउपनिषद से इसको लिया गया है। और यहाँ पर जो लोगो था वो ये था, देखिए ये लोटस है, लोटस के अंदर अर्थ रखी हुई है और अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर यहाँ पर वैसे तो इसको कंट्रोवर्शियल हो गया था ये टॉपिक की भाई, क्योंकि ये जो बीजेपी का सिंबल है लोटस, तो इसको लेकर काफी अपोजिशन सवाल उठाए थे, तो हमको उसमें नहीं जाना। तो इसकी जो लोटस है, लोटस की जो 7 पत्तियां हैं वो क्या बताती हैं, लोटस की 7 पत्तियां हैं, ये बताती हैं कि जैसे लोटस हो गया, ये लोटस हो गया, तो इसकी जो 7 पत्तियां हैं उसमें अर्थ रखी हुई है, तो वो ये बताती है कि 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये जो 7 पत्तियां हैं इसकी, ये 7 कॉन्टिनेंट को सिंबलाइज करती हैं, तो यहाँ पर ये बात याद करने की जरूरत है। कलर क्या था, सैफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन, तो सैफ्रॉन व्हाइट ग्रीन ब्लू, तो ये जो ये कलर था हमारा। तो इसमें इतना तो और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने दिखाया कि देखो क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए काफी नॉलेज चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा ग्रुप फॉर्म हुआ है। तो इंटरनेशनल जो ग्रुप होते हैं उसमें कुछ की तो डेट आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने आज यहाँ पर करा दिए, कुछ मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा और धीरे धीरे ये मैं कराता चला जाऊंगा, सारे करा दूंगा ऑलमोस्ट। तो बार बार इनको एक ही तरीका होता है, बार बार इनको रिवाइज करो, रट्टा मारो, रिवाइज करो, रट्टा मारो, ठीक है। अगर नेक्स्ट बार कोई क्वेश्चन आता है तो आप जिससे इसको हैंडल कर सको। तो अपना लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ।